नमस्कार सभी लोगों को। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे स्कूल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विद्यालय और बाल विकास। विद्यालय कैसे बालक के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें हम लोगों ने पाठ्यक्रम की चर्चा कर ली थी, शिक्षण विधियों की चर्चा कर ली थी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज जो विद्यालयों में कराए जाते हैं, उनसे छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे होता है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि बालक के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास का सबसे बड़ा माध्यम है खेल। संगीत, कविता, चित्र, नाटक, पेंटिंग, अभिनय, ये तमाम जो है विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, विद्यालय के को करिकुलर एक्टिविटीज हैं। इनको पाठ्य के साथ ही पढ़ाया जाता है, सिलेबस के साथ ही इनको भी पढ़ाया जाता है। इनके माध्यम से बालक में मूल प्रवृत्तियां परिमार्जित होती हैं, साथ ही अच्छे अस्थायी भावों का निर्माण होता है, बालक में अच्छी मानसिकता विकसित होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बालक की आंतरिक शक्तियों के विकास का अवसर मिलता है, उनमें सामाजिक सद्भाव और मानवीय गुण विकसित होते हैं, जो आज के परिवेश में बहुत आवश्यक हैं, आज के समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। आज समाज में मानवीय मूल्यों की, गुणों की कमी देखी जा रही है। विद्यालय चित्रांकन, निबंध तथा कविता प्रतियोगिताएं कराता है। ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों में कल्पनात्मक और सौंदर्यात्मक गुणों का विकास किया जाता है। कल्पनात्मक विकास विकसित होगा और सौंदर्य बोधक विकास भी विकसित होगा। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए व्याख्यानों और लघु नाटिकाएं प्रेरणादायी तथा सरलता से बोध उत्पन्न करने वाली होती हैं। तमाम लघु नाटक होता है, जैसे सामाजिक बुराई है, शराब पीना दूर करिए या बाल विवाह दूर करिए, तो इसके लिए लघु नाटक कराना, दिखाना, समझाना, बताना, ये अस्थायी भाव उत्पन्न करता है बालक के अंदर, और जो है एक तरह से सरलता से बोध उत्पन्न करते हैं। विभिन्न खेलों के आयोजन से शारीरिक विकास होता है। इस प्रकार से कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके और बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था कि पाठ्येतर क्रिया, यानी पाठ के अतिरिक्त, लेकिन आज इसको जोड़ा गया है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में। अब इसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में जाना जाता है, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास विद्यालय करने में समर्थ होता है। अगला पॉइंट है अनुशासन। मैंने बताया आपको कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। विद्यालय में जीवन को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। अनुशासन के दो स्वरूप हैं, प्रथम आंतरिक अनुशासन और द्वितीय बाह्य अनुशासन। अब ये आंतरिक अनुशासन क्या है, बाह्य अनुशासन क्या है? भाई, आंतरिक अनुशासन वह होता है, वह अनुशासन है जिसमें बालकों में स्वतः समझने और उत्तरदायित्वों के निर्वहन की क्षमता का बोध कराया जाता है, कि खुद आप बालक समझ जाए कि ये मेरा उत्तरदायित्व है और मुझे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। जैसे हमने आपको बताया था एक बार 7R एजुकेशन कि रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक 3R एजुकेशन हुआ, लेकिन 7R में 4R और जुड़ जाता है, 4R, जैसे रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, राइट, रिलेशनशिप, रिक्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जिम्मेदारी का। जिस दिन बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ जाएगा, वो आंतरिक अनुशासन से आता है, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वो स्वयं, जब ये चीज होता है तो वो स्वयं अपने आप को, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि उन्हें बालकों में स्वतः उत्तरदायित्वों के निर्वहन की क्षमता का बोध कराया जाता है, उन्हें उचित
अनुचित या अच्छा बुरा का ज्ञान हो जाए, वो स्वयं निर्णय ले सके कि अच्छा है, ये बुरा है, ये उचित है, अनुचित है, जिससे वे स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं, अपने आप में उनको नियंत्रण की क्षमता आ जाती है। दूसरा है बाह्य अनुशासन। बाह्य अनुशासन क्या है? इसमें शारीरिक दंड द्वारा, निंदा द्वारा, निंदा दिया जाता है, सारी लड़का कोई गलती करता है तो निंदा करते हैं आप, या सामूहिक दंड देते हैं, ये बाह्य अनुशासन में आता है। और कभी कभी अच्छी आदतों के विकास के लिए पुरस्कार की सहायता ली जाती है। जैसे कोई गलत अनुशासन कर रहा है और कोई अच्छा अनुशासन कर रहा है, दोनों में अंतर स्थापित करने के लिए पुरस्कार भी दे सकते हैं। पुरस्कार और दंड, ये दोनों अनुशासन को बढ़ावा देते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन अनुशासन अस्थायी छाप तब तक नहीं छोड़ता है जब तक इसमें सही ढंग से इसको लागू ना किया जाए। तो इसी प्रकार अनुशासन के अन्य नियमों द्वारा बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना और खराब आदतों या बुरी आदतों का विरोध करना, ये अनुशासन मूल प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाता है, उन्हें पशुवत जीवन जीने से अलग करता है। मूल प्रवृत्तियां आप जानते होंगे, तो मानव को पशुवत जीवन जीने से अलग करने का काम अनुशासन ही करता है। और एक पॉइंट और है, विद्यालय का वातावरण। निश्चित तौर पर विद्यालय का वातावरण भी बालक के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बाल विकास के लिए परिवार से अधिक भूमिका विद्यालय की होती है या विद्यालय परिसर की होती है। विद्यालय का परिसर चार दीवारों से घिरा भौतिक वातावरण ही नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि सृजित करना वरन ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जिसमें बालक की अंतर्निहित शक्तियों का स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त हो तथा संयमित विकास हो सके। यानी विद्यालय में बालक को अभिव्यक्ति की आज़ादी हो और उसकी जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। फ्राबेल ने इसीलिए उद्यान की भांति माना है विद्यालय को। मैंने आपको बताया पहले कि फ्राबेल कहते हैं कि विद्यालय एक उपवन है, अध्यापक एक कुशल माली है और छात्र एक कोमल पौधा है। जिस तरह से उपवन को सुंदर बनाने के लिए, उपवन को सुसज्जित बनाने के लिए माली पौधे की देखभाल करता है, पौधे की काट छांट करता है, पौधे को खाद पानी देता है, पौधे की निराई गुड़ाई करता है, ऐसे ही विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए, समाज को सुंदर बनाने के लिए अध्यापक को छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें ऐसा वातावरण का निर्माण हो जिसमें बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके और बालक आगे जाकर समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। क्योंकि मारिया मॉन्टेसी ने शिशुओं को गृह का स्वाभाविक वातावरण देने का प्रयास किया है, जिसमें शिशु कृत्रिमता का अनुभव ना कर सके, ऐसा न लगे कि बनावटीपन है, उससे दूर रखा जाए। इसी प्रकार जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन सभी ने स्वस्थ वातावरण निर्माण को महत्व दिया है। कहा तो यह जाता है कि परिवार के बाद विद्यालय संस्कारों का विकास करने वाला प्रथम औपचारिक साधन है। बालक इन विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा तथा विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक विकास करता है। विभिन्न परिवारों से बच्चे आते हैं, उनके साथ सामंजस्य सीखता है, उसका सामाजिक अंतःक्रिया होता है। निश्चित तौर पर यदि अच्छा वातावरण मिलता है तो विकास सही दिशा में होता है और इसके विपरीत यदि वातावरण अच्छा नहीं मिलता है तो नकारात्मक प्रवृत्तियां भी विकसित हो जाती हैं। यदि विद्यालय में जनतांत्रिक वातावरण, क्योंकि आज लोकतंत्र है तो जनतांत्रिक वातावरण विद्यालय में भी होना चाहिए। अगर विद्यालय में जनतांत्रिक वातावरण नहीं है तो विद्यार्थी की रुचियों, मनोभावों तथा आवश्यकताओं पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, विद्यालय प्रशासन अगर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है तो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जैसे संवेगों का विकास होता है। विद्यालय का यदि खुला वातावरण नहीं है तो संकुचित मनोभाव विकसित होते हैं जो कि व्यक्तित्व में विकृतियां उत्पन्न करते हैं। निरंकुश और नीरस वातावरण बाल विकास में सहायक नहीं हो सकता है। विद्यालय में छात्रों की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। छात्र क्या चाहता है, उसकी भावना क्या है, उसके भावनाओं को सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं सुनी जानी चाहिए। छोटी से छोटी
त्रुटियों पर कठोर से कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए तथा अवकाश के क्षणों में खेलने और मनोरंजन की सुविधाएं देनी चाहिए। टैगोर ने बचपन में निरंकुश विद्यालयों के नीरस वातावरण का वर्णन करते हुए कहा है कि कक्षा की मृत दीवारें, निर्जीव कुर्सी और मेज, मृत श्यामपट का जेल वार्डन जैसे शिक्षक मुझे उदास कर देते हैं। तो शिक्षा शास्त्री रूसो भी विद्यालय के अप्राकृतिक वातावरण को बालक के विकास के लिए बाधक मानते हैं। इसलिए मेरा भी अपना ये मानना है कि विद्यालय का वातावरण खुशनुमा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। शेष हम कल दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।